बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म होगी या जारी रहेगी। गिरिराज सिंह ने सरकार से की ये मांग, नीतीश पर भी बरसे। मोहन भागवत के दौरे से गरमाई बिहार की सियासत, आरजेडी ने दिलाई 2015 के चुनाव में बीजेपी की हार की याद। तेजस्वी यादव का ईडी के बुलावे पर आया गजब रिएक्शन, डिप्टी सीएम ने 1 मिनट में निकाल दिया। राहुल गांधी ने नीतीश को सीधे मिला दिया फोन, नाराजगी की अटकलों के बीच पूछ ली ये बात। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा हवा हवाई साबित हुई मिशन सृष्टि की घोषणा। क्या इंडिया में असहज है नीतीश कुमार? बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस से फंस सकता है पेंच। नए साल से पहले ही तोहफा, दिल्ली से बिहार तक गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कितना सस्ता आगे आपको बताएंगे विस्तार से। पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में बिहार देश के टॉप 6 राज्यों में शामिल, अब दर्ज होगी नामजद प्राथमिकी। तेजस्वी यादव ने बनाई नीतीश कुमार से दूरी, बिहार में महागठबंधन की सरकार में क्या होगा नया खेल, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बालू माफिया के आगे नीतीश की पुलिस बेबस, नदियों से दिन दहाड़े हो रहा है अवैध खनन, जनता भी है परेशान। साल 2024 में कब है होली और दिवाली, आपको आगे बताएंगे विस्तार से। साल भर के त्योहारों की लिस्ट के बारे में जानेंगे। भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में सेंध, इस बहाने से नजदीक आया युवक, डीएसपी ने दबोचा। राहुल गांधी का फोन आते ही एक्शन में आए सीएम नीतीश, सुबह सुबह तेजस्वी यादव को बुलाया, इन मुद्दों का पर फैसला। नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा, लालू परिवार के खास एमएलसी ने आर्टिकल 191 का दिया हवाला। जल्दी निपटा ले बैंक के काम, लगातार 5 दिनों तक रहेगी बैंकों की छुट्टी। कौन है खरगे फरगे को हम नहीं जानते, जेडीयू एमएलए का बेतुका बयान, कहा कांग्रेस के पास नहीं है अकेले सरकार बनाने की ताकत। बीजेपी के पोस्टर में सलाखों के पीछे दिखे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य की ये मांग। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जल्द ही आम आदमी को आधार से अपनी संपत्ति के कागजात को लिंक करने होंगे, जहां क्योंकि सरकार अब इस पर विचार कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रष्टाचार, कालाधन सृजित और फिर बेनामी लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उन आधार से जोड़ने के अनुरोध वाली याचिका को अभ्यावेदन के रूप में स्वीकार करके उस पर विचार करने को कहा है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की सियासत में हलचल उस समय तेज हो गई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मिलने के लिए बुला लिया। जब सूत्रों के मुताबिक इन दिन दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। जब सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार, सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की खबर है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस गठबंधन में उन्हें ज्यादा प्राथमिकता न मिलने से वे नाराज चल रहे हैं। जब वही इसी बीच गुरुवार 21 दिसंबर को कांग्रेस राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पिछले बैठक के दौरान हुए चर्चा और फैसले और फिर उन्हें अमल में लाए जाने को लेकर के बातचीत हुई है। यह सूत्र दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर जल्द ही सीट शेयरिंग और फिर साझा कार्यक्रम पर फैसला लिया जाएगा। जहां राहुल गांधी से बात होने के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मिलने के लिए बुलाया। इससे पहले इंडिया अलायंस की बैठक से पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका सौंपने की मांग करने वाली पोस्टर राजधानी पटना के कई हिस्सों में लगाया गया था। जहां इन पोस्टरों के बारे में
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से त्वरित स्पष्टीकरण आया है कि उसका इन पोस्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। जदयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को मजबूत करना है। बिहार में जदयू के साथ महागठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपनी ओर से यह स्पष्ट दे दिया है कि प्राथमिक लक्ष्य लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है और फिर अगर इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को शीर्ष पद मिलता है तो फिर वह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, मैट्रिक इंटर परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा से पहले बेहतर तैयारी के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन होगा। जब बोर्ड परीक्षा की शुरुआत से एक सप्ताह पहले तक सभी हाई और प्लस 2 स्कूलों में विशेष कक्षाएं चलेगी। इस संबंध में प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया है कि जिले के सभी राजकीकृत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित होने वाली विशेष कक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का निर्देश जारी किया गया है। जब विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया गया है कि वे सेटअप हो चुके छात्र छात्राओं को विशेष कक्षा में आने के लिए प्रेरित करें। गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों की सूची के आधार पर बेहतर तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं संचालित कराई जाती थी, लेकिन अब सभी स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य तरीके से लागू कर दिया गया है। वहीं बिहार बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर बच्चों की उपस्थिति विशेष कक्षाओं में नहीं होती है तो फिर मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। साथ ही विभाग की ओर से हर सप्ताह मॉडल सेट से टेस्ट किए जाने वाले को निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा पूरे बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद की जा रही है। इस दौरान के पाठक लगातार कई स्कूलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि जिसमें बताया जाता है कि स्कूल के शिक्षक ही साहब के आदेश की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। जब मामला नवादा जिले के रजौली इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चपहेल के प्रधान अध्यापक और फिर शिक्षक अपर मुख्य सचिव के दिए गए आदेश को धता बताते हुए अपनी मनमानी करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश अनुसार विद्यालय का संचालन यानी कि विद्यालय 5 बजे तक चलना चाहिए, क्योंकि दक्षता के तहत कमजोर छात्र और फिर छात्रों को विशेष क्लास चला करके शाम 4 बजे से शिक्षा देना है 4 से 5 तक। लेकिन प्राथमिक विद्यालय चपहेल के प्रधान अध्यापक सुजीत कुमार और फिर वहां तक तैनात के शिक्षक तरकर्मी अपर मुख्य सचिव के आदेश को ताक पर रख करके अपने मनमर्जी के समय अनुसार विद्यालय बंद करके घर चले जाते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। जहां स्कूल पहुंचे ग्रामीणों को दोपहर 2:32 में ही सभी कक्षा सहित विद्यालय के कार्यालय में ताला लटका मिला। जब वही ग्रामीणों ने बताया है कि इन विद्यालयों का रेगुलर निरीक्षण किया जाए। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने पर शुक्रवार को कहा कि कहीं किसी की कोई भी नाराजगी नहीं है। यही तय हुआ है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये इंडिया गठबंधन की बैठक सार्थक रही है। जब कुछ मीडिया वर्ग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा गठबंधन है और फिर सभी लोग एक साथ है। नकारात्मक प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। हम मजबूत हैं और हम एक साथ हैं। हमने बीजेपी को हराने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक के दौरान सभी लोग वहां थे। जहाँ इस दौरान तय हुआ था कि कोई भी 1-2 लोग मीडिया में जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे। जब बाकी सभी लोगों की व्यवस्था थी तो फिर चले गए। जब नीतीश कुमार निकले, हम लोग निकले और फिर अखिलेश यादव निकले, सभी लोग निकल गए। जब वही सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी की बात पर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, हम लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। जेडीयू के नेता इस बात को एक तरफ खारिज कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की 4ठी बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे करके नीतीश कुमार को झटका दे दिया है। जब सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार को फोन किया, बैठक में हुए फैसले पर सब कुछ बातचीत की। जब सूत्रों के अनुसार ये मनाने का प्रयास था। जहां इधर शुक्रवार को तेजस्वी यादव झट से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। जब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से नीतीश कुमार को लेकर के हलचल तेज है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। जहां अब तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को ईडी के सामने दिल्ली में पेश होना था, लेकिन दोनों ही नेता पटना में हैं।
तेजस्वी से हुई मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बात पर भी चर्चा तेज है कि 3 सप्ताह में सीटों को लेकर के बात हो जाए तो फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सीटों पर कुछ भी बात हुई हो। इसके अलावा बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर कई दिनों से चल रही है। इस पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातचीत होने की चर्चा है। वही नीतीश और राहुल गांधी की फोन पर हुई बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बात होने का भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, हालांकि अभी तक सीटों को लेकर के फैसला नहीं हो सका है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है। बैठक में ना तो संयोजक का नाम पर मोहर लगी और ना ही पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर। दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और फिर लगातार बैठकें करके हालात की पल पल की जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, बैठक की है। यह बैठक में तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ सभी बड़े पदाधिकारी और फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के ताज़ा हालात की जानकारी ली और विषम परिस्थितियों में इससे कैसे निपटा जाए इसको लेकर के तैयारी की समीक्षा की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि कोरोना से को लेकर के किसी भी तरह का लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में लंबे समय के बाद कोरोना से संक्रमित 2 मरीजों की पहचान हुई है। जब एक मरीज केरल की यात्रा करके लौटा जबकि दूसरा संक्रमित असम की यात्रा करके लौटा है। जब दोनों मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रहने का परामर्श दिया गया है। एक मरीज के सैंपल की जांच IGIMS में और फिर दूसरे के सैंपल की जांच ESIC अस्पताल बिहटा में की गई है। दोस्तों, झारखंड में बिहार के 4 युवकों की जान चली गई है। जहां ठंड से बचने के लिए चारों युवक अंगीठा जलाई थी, जिसको लेकर के दम घुटने से चारों युवकों की जान चली गई। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में बुधवार की रात एक बड़ा हादसा हुआ है। जहां इस हादसे में एक ही कमरे में सो रहे बिहार के 4 युवकों की दम घुटने से जान चली गई है। जहां उसी कमरे में सो रहे 3 अन्य युवकों की हालत गंभीर है। घायलों को हजारीबाग से एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए सभी कोयले की अंगीठा जला करके सो रहे थे। जहाँ जान जाने वाले युवक बक्सर के हैं, जबकि गंभीर स्थिति में बीमार हुए 3 युवकों में 2 बक्सर और फिर 1 बेगूसराय का है, जिनकी हालात गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाले 9 युवक कटमकटा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 के सिरसी के कुसुम टोला में राहुल राम के आवास में किराए लेकर के साथ रह रहे थे। जहाँ घटना की रात लड़के एक ही कमरे में जमीन पर सो रहे थे। सभी ने ठंड ज़्यादा होने के कारण कोयले की अंगीठा जला रखी थी। जब सर्द हवा से बचने के लिए सभी ने रोशनदान को बंद कर दिया। जी हाँ, इसी बीच धीरे धीरे धुआं पूरे कमरे में फैल गया। घर में धुआं फैलने के कारण 4 लड़कों ने दम तोड़ दिया। जब मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 3 युवक बेसुध होकर के पड़े हुए हैं, जिसका इलाज अभी चल रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन बिहार में एकजुट होकर के एनडीए के खिलाफ ताल ठोकी है। जी आपको बता दें कि शुक्रवार 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद के सदस्यों के निलंबन के विरोध में केंद्र के खिलाफ पटना समेत सभी जिलों में प्रदर्शन किया। जहां बिहार में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष एवं शीर्ष नेताओं ने राजद प्रदेश कार्यालय में हुई गुरुवार को बैठक में इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह बैठक राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 22 दिसंबर का प्रस्तावित प्रदर्शन कार्यक्रम इंडिया गठबंधन आकार लेने के बाद पहली बार किया जा रहा है। पटना में यह प्रदर्शन और विरोध मार्च आयकर गोलंबर से हिंदी भवन तक किया गया। जहां वहां से एक प्रतिनिधिमंडल सांसदों के निलंबन के विरोध में एनडीए को ज्ञापन सौंपा। विरोध मार्च में प्रदेश स्तर के सभी नेता शामिल हुए। दोस्तों, कोरोना बिहार भी आ गया है। जहाँ इस बार भी केरल के रास्ते भारत में इसकी एंट्री हुई थी। जो कुछ ही दिनों में ये केरल के ही रास्ते बिहार भी आ गया है। जहाँ केरल के अलावा असम के रास्ते भी एक केस बिहार आ चुका है। पटना में गुरुवार को 2 कोविड संक्रमित मरीज मिले। जो इनमें से एक पटना का और फिर दूसरा बांका का रहने वाला है। एक मरीज को बिहेटा ESIC और फिर दूसरे को IGIMS में इलाज कराने पहुंचा था। जहाँ जाँच में पता चला है कि एक की ट्रेवल हिस्ट्री पटना की है, वहीं पर दूसरे की आसाम की है। जहाँ युवकों की उम्र 25 से 29 साल के बीच की है। स्वास्थ्य विभाग इनका जीनोम सीक्वेंस चेक कराएगी। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 594 नए मरीज मिले हैं। वहीं पर 2669 केस एक्टिव है। मतलब अब वक्त आ गया है तत्काल संभलने का। अगर आप 2020 और 21 की त्रासदी भूल गए हों तो फिर घबराए बगैर 3 बातों को तत्काल याद कर ले।
दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त को लेकर के आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट यानी कि 40% वोट मिला, लेकिन बिखराव के चलते जीत नहीं हुई। इस बिखराव को हम लोग रोकेंगे। गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में भभुआ पहुंचे शिवानंद तिवारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हम सभी का प्रयास होगा कि एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया का एक प्रत्याशी खड़ा हो ताकि भाजपा का कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज न कर सके। 5 से 20 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री आमजनों को बताएं कि 13 दिसंबर को संसद की घटना कैसी हुई और फिर कहां चूक हुई है। जब वे बाहर में बोल रहे हैं लेकिन संसद के अंदर में नहीं। जब दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे विपक्ष को संसद से निकाल दिया गया है, जब वे लोकतंत्र के मंदिर की अवमानना कर रहे हैं, जब मीडिया असली घटना को दबा रही है। 144 सांसद निकाले गए। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी दांव पेच खेल शुरू हो चुका है, जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में उनके साथ एनडीए गठबंधन ने छल किया है, महागठबंधन ने नहीं। निषादों के आरक्षण को लेकर के मेरी मुहिम जारी है। जो गठबंधन हमारी मांगों को मानेगा, हमारी पार्टी उसकी नैया पार लगाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में बन रहे सियासी समीकरण पर मुकेश सहनी ने कहा कि आज की तारीख में निषाद आरक्षण को लेकर के ठोस फैसला नहीं हुआ तो फिर किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। सभी पार्टियां अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन भी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैनर तले आते हुए एकजुट होकर के अगर सभी विपक्षी पार्टियां चुनावी दाव खेल रही है तो फिर ये अच्छी बात है। इस तरह एनडीए भी अपने तरीके से चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। जब बिहार में मैंने भी शहर की सड़कों से लेकर के गाँव की गलियारों में जाकर के लोगों से मुलाकात की है, बिहार की जनता की परेशानी समझी और फिर उनके पास अपनी बातों को रखा। सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा सहयोग मिला है। आजाद भारत में यह पहली बार हुआ है कि 40 से 45 लाख निषाद हाथ में गंगा जल लेकर के यूपी, बिहार और फिर झारखंड में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारेंगे। ये अच्छी पहल है। मुकेश सहनी ने कहा है कि मेरी पैदाइश सिर्फ सियासत करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि अपने समुदाय के लोगों के उत्थान करने के लिए हुआ है। सियासत करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं है, अपने समुदाय के लोगों का उदय करने में की मेरी कोशिश जारी है। अपने समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए मेरा संघर्ष जारी है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी खत्म होगी या फिर जारी रहेगी। गिरिराज सिंह ने सरकार से ये मांग कर दी है। नीतीश कुमार पर जमकर के बरसे। आपको बता दूं कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून में कई प्रकार की खामियां गिनाते हुए कहा कि सरकार इस पर पूर्ण विचार करें। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से लाखों गरीब परेशान हैं, बड़ी संख्या में जेल में बंद है, तो फिर दूसरी ओर पैसे वाले बड़े बड़े लोग शराब का आनंद ले रहे हैं। जब बेगूसराय में शराब माफिया द्वारा दारोगा की जान लेने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार की जिद है और इसमें कई खामियां हैं। इसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग शराब कांड में फंस करके हजारों जेल चले गए, जिसमें बड़ी संख्या में बेगुनाह भी शामिल है। एक और जहां सरकार शराबबंदी का ढोल पीट रही है तो फिर दूसरी ओर माफिया की चांदी कट रही है। शराब माफिया इतने बदमाश हो गए हैं कि पुलिस दारोगा को भी नहीं छोड़ते, जहाँ आम आदमी उनके दहशत से त्रस्त हैं, परेशान है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के दौरे पर बिहार आए हैं। जब पटना से वे सीधे भागलपुर पहुंचे। उनके लिए बिहार में कार्यक्रमों को लेकर के राजधानी से भागलपुर तक सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। जहां रात्रि वे भागलपुर में रहे। इस बीच आरएसएस प्रमुख के दौरे को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के विरोधी जेडीयू, आरजेडी और फिर कांग्रेस ने उनके बिहार आने पर कहा कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। आरजेडी ने 2015 में बीजेपी की हार की याद दिला दी है। जी हाँ, बीजेपी ने महागठबंधन के दलों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका आगमन महान राष्ट्र के निर्माण का हिस्सा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय मोहन भागवत जी का ज्ञान 2015 में बिहार की जनता ने देखा था, जहां उसके बाद क्या नतीजा हुआ ये सब जानते हैं। अब वो फिर से बिहार आकर के करेंगे क्या आखिर? जो हमारा महागठबंधन बनने से बीजेपी और फिर आरएसएस परेशान है, लेकिन मोहन भागवत जी की दाल नहीं गलेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मोहन भागवत सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक गतिविधि के लिए बिहार आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फर्जी रूप से सांस्कृतिक संगठन बनाने और फिर चलाने का दावा करते हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में दंड बैठक करते रहिए, सूर्य नमस्कार करते रहिए, शाखा लगाते रहिए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का जो आपका डीएनए है उसकी जानकारी लोगों को देते रहिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने समन भेजा है, जहां दोनों को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। ईडी के समन पर अब तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है और बड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईडी के समन पर मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं हमेशा से जा रहा हूँ, ये एक रूटीन है। जब मैं पहले भी जा चुका हूँ, 2017 से 2023 तक मैं नियमित रूप से जाता रहा हूँ, चाहे ईडी, इनकम टैक्स या फिर सीबीआई बुलाए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि इन एजेंसियों के हाथ में भी कुछ नहीं है, जहाँ इन पर भी दबाव है। अब तो ये रूटीन बन चुका है। डिप्टी सीएम बोले कि मैंने पहले भी कहा कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो फिर ये एजेंसियां बिहार, झारखंड और दिल्ली में काम करेगी। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। बीते 4 अक्टूबर को अदालत ने नौकरी के लिए कथित भूमि घोटाले मामले में नई चार्जशीट के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और फिर अन्य को जमानत दे दी थी। दोस्तों, बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक शख्स को अपनी साली के पक्ष में बोलना काफी भारी पड़ गया। आरोप है कि साली के ससुराल वालों ने युवक को भारी पंचायत में पकड़ लिया, मारपीट की और फिर उसकी जीभ भी काट डाली। जहाँ अब युवक को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मामला बिहार के वैशाली जिले का है। यहाँ विष्णुपुर निवासी विनोद राय अपनी साली के ससुराल बिदुपुर चांदपुर गया था। जहाँ बताया गया है कि यहाँ रहने वाली विनोद की साली का ससुराल में विवाद चल रहा था। इसी विवाद में पंचायत के लिए विनोद शाली की ससुराल में गया था। विनोद के परिवार वालों ने बताया है कि पंचायत में जब उसने शाली के पक्ष में बात रखी तो फिर ससुराल वाले बौखला गए। आरोप है कि ससुराल वाले ने विनोद को पंचायत में ही पकड़ लिया, जहां उसके साथ मारपीट की और फिर उसकी जीभ काट दी। सूचना पर विनोद के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि डॉक्टरों ने विनोद की जीभ में करीब टाँके लगाए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि घोषणा के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार के सरकारी अस्पतालों का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। उनका मिशन 60 की घोषणा हवाई साबित हो रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विरोधी दल के नेता के रूप में जब वे बिहार की खराब एवं दयनीय स्वास्थ्य सेवा पर प्रश्न उठाते हैं तो फिर सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। अब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किशनगंज जिला का भ्रमण करके अस्पतालों की साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था और फिर मरीजों के बारे में जो भयावह स्थिति देखी है उससे स्वयं असंतुष्ट थे। जब सरकार को इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 5 विभागों का प्रभार स्वयं लेकर के तेजस्वी यादव और किसी भी विभाग का ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगस्त 2022 में सरकार में आने पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव, सरकारी अस्पतालों में सुधार, दवाई की उपलब्धता एवं मिशन 60 की घोषणा की थी, पर धरातल पर कुछ भी नहीं हो सका। जब सरकार के द्वारा मुफ्त में 300 से अधिक दवाई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराने का दावा किया गया, जब वास्तविकता यह है कि मरीज बाहर से दवाई खरीद रहे हैं। या डॉक्टर, बेड, चिकित्सा कर्मी एवं उपकरणों का भी सरकारी अस्पताल में अभाव है। अस्पतालों में पहली वर्ष में जल जमाव अब आम बात हो गई है। जहां विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। बिहार के अस्पतालों की दुखद स्थिति के कारण उन्हें अपना इलाज कराने राज्य के बाहर जाना पड़ता है। जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी अपने पुत्र के विभागीय अस्पताल में इलाज कराने से डरते हैं, इसलिए वे भी राज्य के बाहर जाकर ही इलाज कराते हैं।
दोस्तों, बिहार में आम लोग अक्सर यही कहते हुए नजर आते हैं कि सरकारी अधिकारी के पास फरियादी लेकर के जाओ तो फिर अनसुनी कर देते हैं। जब सरकारी नौकरी वाले अधिकारी गरीबों की कहाँ सुनते हैं, सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही बैठक होती है। इस बात को गया जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने एक बार फिर से गलत साबित कर दिया। आपको बता दूं कि गया के DM डॉक्टर त्यागरंजन SM की कार्यशैली की उनके जिला के लोग मुरीद है। जी हाँ, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उनकी तारीफ नहीं करता होगा। जब गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने एक बार फिर से अपनी दरियादिली से लोगों की दिल जीत लिया है। जब जिला के लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। 21 दिसंबर मध्य रात्रि करीब 12 बजे जिला पदाधिकारी गया के डॉक्टर त्यागरंजन SM कड़ाके की ठंड में अपने आवास से बाहर निकले। अपने आवास से निकलने के बाद गया जिला की गवाल बिघा, गांधी मैदान, खाली पार्क इत्यादि जगहों पर जाकर के सड़क के किनारे सो रहे लोगों का जायजा लिया। जहां रिक्शा चालक, ठेला चालक और फिर अन्य असहाय लोगों को कड़ाके की ठंड में सड़कों के किनारे ठिठुरते हुए सोए देखा। जब तो फिर उससे रहा नहीं गया। उन्होंने सभी जरूरतमंदों को अपने हाथों से कंबल ओढ़ाया। इसके साथ ही उन्हें सभी लोगों से रैन बसेरा और फिर आश्रय स्थल में जाकर के आराम करने की अपील की है। ज़रूरतमंद लोगों ने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM की काफ़ी तारीफ की है। जहाँ उन्होंने कहा कि DM नहीं है, जहाँ हम लोगों के लिए फरिश्ता का रूप है ये। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से ठंड ने तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा दस्तक दी है। बिहार में तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से किया जाने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत है। जब सरकार ने किस आधार पर एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। एजेंसी से नियुक्ति होने से कुछ चंद लोगों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेज करके एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों को खाली पड़े पदों को भरने की बात कही है। गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मौलाना जवाब मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि इससे उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट होगी। उन्होंने बताया है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर के वे प्रतिबद्ध है और फिर नई शिक्षा नीति के लागू होने से सकारात्मक असर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने सीनेट सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। साल में 2 बैठक विश्वविद्यालय में एकेडमिक और फिर बजट की होनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 3-4 महीने का समय बचा हुआ है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी। जहां बैठक में कुल 28 दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। जहां इससे पहले इंडिया गठबंधन 3 बैठकें आयोजित कर चुका है। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे, गठबंधन के संयोजक और फिर रैलियों को लेकर के रणनीति तय हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल तीसरी और फिर चौथी बैठक के बीच 2-3 महीने का अंतराल आ गया, जो कि सहयोगी दलों को नागवार गुजरा। दरअसल चुनाव के दौरान कांग्रेस 4 राज्यों में मुख्य मुकाबले में थी। ऐसे में वे गठबंधन की अगुवाई होने के नाते कोई बैठक आयोजित नहीं कर सकी। जैसे यूपी और फिर बिहार के मुख्य विपक्षी से कांग्रेस चिर गए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे थे, कांग्रेस को लग रहा था कि वह MP, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब कांग्रेस को तेलंगाना छोड़ करके सभी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में चुनाव के दौरान गठबंधन के सहयोगी दलों को आंख दिखा रही कांग्रेस को चुनाव नतीजे के बाद बैकफुट पर आना पड़ा। इस मीटिंग के दौरान लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कुछ खफा सा नजर आए। अब आते हैं जेडीयू के PM मटेरियल नीतीश कुमार पर। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी अन्य सहयोगी दलों के साथ इस मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन चेहरे की भाव भंगिमा देख करके लग रहा था कि सुशासन बाबू काफी ज्यादा दुख हैं, खुश नहीं हैं। मीटिंग के बाद वे मीडिया से बात करते हुए बिना निकल गए। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से नाराज हैं। हालांकि मीटिंग से निकले हुए सीधे जेडीयू सांसदों से मिलने के लिए पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पार्टी के नेताओं से बातचीत की और फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और फिर बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में ये तय हो सकता है कि 2024 में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की 4वीं बैठक के बाद बीजेपी कई तरह के सवाल भी उठा रही है। जैसे सुशील कुमार मोदी ने एक दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के करीब होने के चलते ललन सिंह हटाए जा सकते हैं। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार तुरंत निकल गए थे। इसको लेकर भी बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं। जब गुरुवार को जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। संजीव सिंह ने कहा कि बैठक खत्म होने के बाद कोई क्या करेगा, बैठक समाप्त होने के बाद निकलना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि ब्रीफिंग के लिए किसी को
अधिकृत कर दिया गया था, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं थे। यह उन्होंने कहा कि अच्छे से इंडिया गठबंधन लड़ेंगे और मिल करके लड़ेगा, जब रिजल्ट भी आएगा। सीट शेयरिंग की बात हो गई है, 15 से 20 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने आगे कहा कि जो बिहार के हित में होगा। आगे संजीव सिंह ने कहा है कि सुनील कुमार सिंटू पहले से ही बीजेपी के थे, वे फिर से बीजेपी में जाएंगे, जहां उनके बयान से कोई भी असर हमें नहीं पड़ने वाला है। जो कितने सांसद आते हैं जाते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेडीयू का अध्यक्ष कौन होगा इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हटना लगाना तो लगा रहता है, कोई मुद्दा नहीं है। दोस्तों, साल 2024 में कब है होली और दिवाली, ये बहुत से लोगों के मन में है। तो अभी आपको हम भी बताने वाला है कि आखिर साल 2024 में होली और दिवाली कब है। आपको बता दें कि दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और फिर नया साल 2024 दस्तक देने वाली है। दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है। जहाँ हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 2024 को नया साल के लिए पौष माह की पंचमी तिथि होगी। जहाँ साल के पहले महीने में लोहड़ी और फिर मकर संक्रांति जैसे त्यौहार आते हैं। आपको बता दूं कि 11 जनवरी 2024 को अमावस्या होगी, 14 जनवरी 2024 को विनायक चतुर्थी, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति, 17 जनवरी 2024 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती, 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ, 9 फरवरी 2024 को अमावस्या मौनी अमावस्या, 10 फरवरी 2024 को नवरात्रि, 13 फरवरी 2024 को गणेश जयंती, विनायक चतुर्थी, 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा, 24 फरवरी 2024 शनिवार माघ पूर्णिमा व्रत रविदास जयंती, 25 फरवरी 2024 रविवार फाल्गुन माह शुरू मार्च 2024, 24 मार्च 2024 को होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण लगेगा। उसके बाद 26 मार्च 2024 को चैत्र माह शुरू होगा, 27 मार्च 2024 को होली भाई दूज, 30 मार्च 2024 को रंग पंचमी, 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा शरद नवरात्रि, 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन, 29 अक्टूबर को धनतेरस, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज, 7 नवंबर को छठ पूजा। तो दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई में सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए एएआई ने जूनियर असिस्टेंट और फिर सीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होने वाली है। उम्मीदवार इन पदों के लिए अपना आवेदन फॉर्म 26 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ai.aero के जरिए इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एआई भर्ती के जरिए कुल 119 खाली पड़े पदों पर बहाली की जाने वाली है। अगर आप आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता को रखते हैं तो फिर इन पदों पर नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। जहाँ इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवार इससे संबंधित तमाम डिटेल्स को आप जान लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर खेती का काम होता है। देश की जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है और फिर खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। भारत के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके पीछे कई वजह हैं, जिनमें यह भी है कि कई किसान खेती आज भी पुराने तरीके से करते हैं। इसलिए हम इसमें ऐसे 5 टिप्स आपको बता रहे हैं जिनकी मदद से पैदावार को अब बढ़ा सकते हैं। आपको बता दूं कि कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सरकार ने नया साल आने से पहले ही बड़ा तोहफा दिया है। जहां सरकारी तेल कंपनियों ने दिसंबर खत्म होने से पहले ही गैस सिलेंडर की कीमतें घटा दी है। जहां अब दिल्ली सहित देश के चारों महानगरों और फिर अन्य शहरों में भी गैस सिलेंडर सस्ता में मिलेगा। दुख की बात यह है कि बिहार में नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने वाली कंपनी इंडियन ने शुक्रवार 22 दिसंबर से सिलेंडर की कीमतें 39 रुपये घटा दी है। जहाँ घटी हुई कीमत भी आज से ही लागू हो चुकी है। इंडियन ने शुक्रवार को बताया है कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। तेल कंपनियां अमूमन सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हर महीने की 1 तारीख को करती है। इस बार महीना समाप्त होने से पहले ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को घटा दिया गया है। दोस्तों, बिहार में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में बिहार देश के टॉप 6 राज्यों में शामिल हो गई है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने अपने पुलिस अधिकारियों से अपराधियों को दौड़ाने की बात कहते हैं, पर अपराधी ही उनकी पुलिस को दौड़ा रही है और फिर हमले कर रही है। जब पिछले कुछ दिनों में बिहार में पुलिस पर हमले बढ़े हैं, जब पिछले 24 घंटे में ही 2 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई। जब आए दिन छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आती रहती है। विधि व्यवस्था या फिर छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमले की घटनाओं से अब बिहार
पुलिस सख्ती से निपटेगी। जी आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जो इनकी पहचान वीडियो फुटेज या फोटो या फिर गवाहों के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में कर्तव्य के दौरान 1341 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जब इनमें से सिर्फ बिहार में 68 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जब घायल पुलिसकर्मियों के मामले में बिहार देश के टॉप 6 राज्यों में शामिल है। केरल में सबसे ज़्यादा 265 पुलिसकर्मी कर्तव्य के दौरान हमले में घायल हुए हैं। इसके अलावा ओडिशा दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, राजस्थान चौथे और फिर जम्मू कश्मीर 5वें स्थान पर है। एडीजी विधि व्यवस्था संजय कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन पर नामजद प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। जब पिछले साल ऐसे 6459 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। पुलिस कप्तानों को भी छापेमारी के लिए जाते समय पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने को कहा गया है। दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के पाठक लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था में सुधार से शिक्षकों के एक वर्ग में नाराजगी भी है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब भाजपा ने कहा है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली में जो कुछ भी व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है, उससे शिक्षकों में नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद ने कहा कि ठंड के समय महिला शिक्षकों को 5 बजे तक रोकना कहीं से उचित नहीं है। इससे महिला शिक्षकों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। विभाग पूरी तरीके से असंवेदनशील और फिर निष्क्रिय हो गया है। जब लंबी दूरी तय करके आने वाली महिला शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रवक्ता राहुल आनंद ने कहा है कि यात्री वाहनों की देर शाम तक सुविधा नहीं है, जिससे महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री अपने विभाग में निष्क्रिय और फिर सिर्फ नाम के रह गए हैं। आज हालात यह है कि विभाग चलाने वाले सीरिया कानून का संचालन कर रहे हैं। बिहार के सरकारी विद्यालय के बंद होने का समय 5 बजे है और फिर सूर्यास्त का समय 5:06 है। ऐसे में शाम 5 बजे तक स्कूल में रखने का आदेश देना महिलाओं के प्रति अमानवीयता है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।